फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहता हूं कि आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की हमारी पूरी वीडियो इस एक टॉपिक पे बेस्ड है। टिकटॉक बैन होने के बाद ऐसे हमने कई सारे वीडियोस देखे थे जिसमें लड़के लड़कियां बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनका टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन मैं इन्हीं लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि 15 तारीख को जब हमारे जवान शहीद हो गए थे तब क्या इन्हें रोना आया था? लेकिन जब आप लोगों से ये सवाल पूछेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर ही उंगली उठाएंगे और आपको बोलेंगे कि तुम टिकटॉक को जवानों के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने अपने पहले की एक वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को आप अगर क्रिटिसाइज़ करते हो तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन गवर्नमेंट के करेक्ट स्टेप्स एंड डिसीजंस को भी आप अगर क्रिटिसाइज़ करते हो तो ये गलत है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे 4 मिनट 36 सेकंड्स पे जाके स्किप करिए और वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, पिछले महीने से लेकर आज तक इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन फिर भी अगर इस समय कोई इंसान चाइना की तारीफ़ करता है या इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम करता है इन सभी चीज़ों के लिए, तो उसे चाइनीज़ एजेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बुरी न्यूज़ ये है कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं, लेकिन हमें उन सब के बारे में पता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं कि आपका रिप्लाई इनके कानों तक नहीं जाएगा। ऐसे लोगों में एक सबसे बड़ा नाम है TheWire.in। द वायर की जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में क्या बोला, यह आपको सुनना चाहिए। भारत और चीन का कई हफ्तों से सीमा विवाद चल रहा है। सीमा विवाद में भारत के कम से कम 20 फौजियों की मौत हो गई है। इसके मौत हो गई है। बहुत हैरानी और बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि एक देश की सरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 130 करोड़ लोगों को इंफॉर्मेशन देती है। वो ये कहती है कि इस तरह से हम इन ऐप्स को ब्लॉक कर रहे हैं, इन्हें बैन कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कहती है कि हम बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्मोक स्क्रीन, के सीधे तौर पर सिर्फ ये कि पर्दा है जो डालने की कोशिश की जा रही है लोगों की आंखों के ऊपर, और एक बहुत ही प्लायबल, एक बहुत ही वफादार मीडिया का सेक्शन है जो बता देता है कि हमने सारा बदला ले लिया है, हमने ये जंग जीत ली है। अब इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जिसके मुताबिक ये बोल रही है कि हमने ये जंग जीत ली है, इंडिया ने बदला ले लिया है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हवा में बातें कर रही है, ये मुझे पता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के इतने बड़े जर्नलिस्ट ऐसी बातें करेंगे? जी हाँ, ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा और एक यूट्यूबर है जिसका लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं उसका फेस नहीं दिखा सकता, नहीं तो पता चला कुछ लोग जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर यही ऐप्स, जितनी ऐप्स का मैंने नाम लिया है, अगर यही ऐप्स पाकिस्तान की होती ना, जो तुम कहते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तभी भी तुम इन ऐप्स को डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पर हल्ला मचा मचा के, चिल्ला चिल्ला के कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो बेटा एक काम करो, तुम लोग इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करो। लिस्ट बता देता हूँ फिर से। लेकिन ब्रो, इन ऐप्स को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। कि क्या अब उन 20 जवानों की शहादत का बदला सरहद पे, सीमा पे नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इस 59 चाइनीज ऐप्स को जो बैन किया गया है उसको ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये बदला है कोई बहुत बड़ा। लेकिन ये तो एक छोटा सा रिटेलिएशन स्टेप था, और वो भी प्राइवेसी और हैकिंग के इश्यू के वजह से। ये एक बहुत बड़ा बदला है। ये किसके मुंह से सुन लिया तूने? 81 मिलियन यूजर्स हो चुके थे इंडिया में टिकटॉक के, तो डेफिनेटली क्रिएटर्स भी बहुत सारे टिकटॉक के इंडिया में थे। अब जब मोदी जी ने ये फरमान जारी करा कि टिकटॉक बैन कर दिया गया है, वो भी झूठ बोल के, प्रिवेसी इश्यूज की बात करके, तो उस टाइम पे उन क्रिएटर्स की, उनकी रोजी रोटी की क्या व्यवस्था मोदी सरकार ने पहले से बना के रखी? ये सवाल एक बड़ा निकल के खड़ा। चल, मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगा कि गवर्नमेंट ने प्राइवेसी इश्यू के नाम पे झूठ बोल के इन ऐप्स को बैन किया, लेकिन तेरे बातों का बेस क्या है? तेरे पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसपे मैं विश्वास कर लूं कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है? और तू टिकटॉकर्स के रोजी रोटी की बात कर रहा है ना। याद है टिकटॉक के ओनर ने खुद ये बात बोली थी कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए और बेकार लोगों के लिए है। और ब्रो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से यूट्यूब हमें पैसे देती है, और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के। लेकिन टिकटॉक पे वीडियोस बनाने से टिकटॉक हमें पैसे नहीं देती है। लेकिन पता नहीं क्यों तू बेवकूफ़ों की तरह टिकटॉकर्स की रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। अब इस जर्नलिस्ट का चेहरा ज़रा ध्यान से देखें। इसका नाम है रवीश कुमार। ये एनडीटीवी नाम के न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर है। इसका प्रोग्राम आता है प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, जो 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलती है। इसने अपने 30 जून वाले प्रोग्राम में गवर्नमेंट के एप्लीकेशन बैन करने वाले डिसीजन का जो मजाक उड़ाया है वो आपको देखना चाहिए। अब जाने भी दीजिए, सीमा पर चीन हमारी संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर चीन के ऐप को लेकर आधिकारिक बयान तुरंत आ गया जैसे ये कोई बहुत बड़ी घटना है भी।
मजाक उड़ाने वाले तो कहते ही रहेंगे कि चीन ने हमारी जमीन दखल कर ली और हम घर बैठकर मोबाइल फोन पे ऐप डिलीट कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से सोचिए, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि कम से कम हम ऐप ही डिलीट करें। जिस तरह संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में डिलीट लिखा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति एक सीन और एक शब्द की अभिव्यक्ति भी है। अटैक की जगह डिलीट है। डिलीट 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 हमारा नया कदम ताल है, मार्च ऑन। डिलीट करना हमारी राजनीति का हिस्सा पहले से रहा है। यहां तक डिलीट एक पॉलिटिकल एक्ट था, संबित पात्रा के इस ट्वीट से अब नेशनलिस्ट एक्ट हो गया है। डिलीट युद्ध घोष के हुंकारों में शामिल हो गया है। जंग का एक नया ऐलान है डिलीट, गूगल की दुनिया का नया बिगुल। क्या संबित पात्रा या बीजेपी या रविशंकर प्रसाद इसकी मांग करेंगे कि आपकी कंपनियों में जो निवेश हुआ है उसे कीजिए डिलीट डिलीट डिलीट? क्या ये निवेश अब डिलीट किए जा सके? अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐप्स को बैन किया, और वैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि दिमाग में आया और बैन कर दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के लिए इस तरह का कोई डिसीजन लेना अगले कुछ सालों तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जस्ट टेक एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज का नाम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फार्मा इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आता है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में जो मेडिसिन बनती हैं उसके 70% रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या नोटिस जारी नहीं किया है जिसकी वजह से इंडियन बिजनेसमैन को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कैंसिल करना पड़े। हाँ, कुछ बिजनेसमैन है जैसे हीरो साइकिल्स के ओनर जिन्होंने अपना 900 करोड़ का डील चाइना के साथ था कैंसिल कर दिया। अब वो उनकी खुद की डिसीजन थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे बिजनेसमैन अपना ट्रेड कैंसिल कर दे चाइना के साथ, लेकिन फिर भी ये जर्नलिस्ट अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक पे क्या बोलेगा जरा सुनिए, वो भी सरकेज़म के साथ। बस उन लोगों को इस बहस से दूर रखिए जिन्होंने चीन से माल मंगाने के ऑर्डर दे रखे, बल्कि उन लोगों से भी कहना चाहिए कि आपका राष्ट्रवाद क्या है। क्या आप चीन के खिलाफ इस व्यापारिक विरोध के जंग में अपने चंद हजार करोड़ का नुकसान नहीं उठा सकते? पहले भी तो आपने नोटबंदी और तालाबंदी में इस तरह के नुकसान उठाए हैं, तो अब आपको कौन सी ऐसी मजबूरी है जो ये कदम उठाने से रोक रही है? इन कंपनियों से पूछा जाना चाहिए, इन व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए जिनकी कंपनियों में चीन के उद्योगपतियों ने निवेश किए हैं और जिन कंपनियों ने चीन से माल मंगाने के लिए ऑर्डर। ये बंदा उन बिजनेसमैन का टेंशन कम करने की जगह और भी बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिसीजन के बारे में बात करना चाहूँगा। रविशंकर प्रसाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर है, उन्होंने दिसंबर 2019 को हुआवे कंपनी को 5G ट्रायल की परमिशन दी थी इंडिया में। याद रहे, सिर्फ ट्रायल की परमिशन दी थी, कॉन्ट्रैक्ट, डील या फिर टेंडर नहीं मिला था। अब भारत के टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बात का जवाब देना चाहिए। दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी लगाने वाली विकसित करने वाली कंपनी हुआवे को लेकर विवाद होते रहे। कई देशों ने चीन की इस कंपनी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस कंपनी को अनुमति दी है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के विकास की। क्या तब उन्हें इस कंपनी से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा लगा था? वो ये बता दें ताकि बाद में माहौल बदलने पर यह कहने की जरूरत ना पड़े कि इससे खतरा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पैसे कमाने के 2 रास्तों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो आप जेफ बेजोस की तरह बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर वॉरेन बफेट्स की तरह इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। और चाइना इज़ द बेस्ट एग्जांपल जिसने इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, और इसीलिए इंडिया के भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट होने की वजह से कोई भी कंपनी चाइनीज़ नहीं हो जाती। जिन लोगों को शेयर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं उन्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की ट्राई करता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है जिसे एक शॉप खरीदनी है 1 लाख रुपए की, लेकिन उसके पास सिर्फ 70,000 रुपीज़ है। अब उसके पास जो 30,000 कम पड़ रहे हैं वो मैं उसे दे सकता हूँ, लेकिन एक डील होगी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% मेरा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुकान का मालिक हूँ। अब अगर पेटीएम, स्विगी ऐसे बड़े कंपनीज में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इसे बैन कर देंगे तो इंडिया डेवलप कैसे बनेगी, ज़रा सोच के देखो। लेकिन जिन लोगों को इस टॉपिक में अच्छी खासी नॉलेज नहीं है वो लोग भी नेशनल न्यूज़ चैनल में जाके इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बेवकूफ़ों की तरह। 59 कंपनियों को जो बैन किया गया, 59 ऐप्स को, खुश हैं आप? अच्छा फैसला, तारीफ कर दीजिए। आप ये सवाल कैसा पूछ रहे हैं? क्यों नहीं खुश होंगे? तो बस फिर आप नौटंकी क्यों कह रहे हैं? आपने नौटंकी का है, आपने नौटंकी का कहा कि असली कार्रवाई अभी बाकी है। नौटंकी इसलिए कहा, आप ध्यान भटका रहे हैं देश का। देश चाहता है कि इस समय आप 50 करोड़ रुपए का चंदा वापस कीजिए, पेटीएम का 100 करोड़ चंदा वापस